आज हम कक्षा 8 की पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 में से पाठ 3 बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम लेखक परिचय। तो पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। जन्म स्थान, इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के जामनी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म दिवस, इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा से स्नातक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। तदुपरांत इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनके पश्चात कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। अब चलते हैं पाठ की तरफ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यानी जाने का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, यानी जो समझदार होते हैं वो जो ये शाम को जो बस जाती है उसमें से सफ़र नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यानी उन्होंने सोचा कि रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो नहीं, उन्होंने कहा कि बस डाकिन है, यानी खुद जो बस है वही डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध यानी बहुत वृद्धावस्था में यानी बहुत बूढ़ी पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यानी लोग ये सोचते हैं कि लोग इसमें सफ़र इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सोचते हैं कि वृद्धावस्था में इस बस को कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, यानी जो बस थी वो पूजा करने योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, आगे अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यानी बस पुरानी थी और अनुभवी है, यानी जो नई बसें होती हैं उनसे ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। यानी जो छोड़ने आए थे वो लोग ऐसे देख रहे थे कि जैसे वो हमें अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का अर्थ होता है कारण या साधन। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी कवि को ऐसा लग रहा था, लेखक को, कि जैसे बस स्टार्ट हुई तो उनको ऐसा लगा कि पूरी बस ही इंजन है और वो इंजन के अंदर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन
चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी पूरी बस हिल रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक यानी एकदम बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यानी कि जब माँ जैसे बच्चे को दूध पिलाती है, उसी प्रकार वह इंजन को निकालकर गोद में रखकर उसमें पेट्रोल पिलाएगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, यानी लेखक को उसके किसी भी हिस्से पर विश्वास नहीं था। यानी कि जैसे कि ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, यानी जो प्रकृति के आसपास के जो दृश्य थे वो बहुत ही मन को लुभावने वाले थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, यानी जो सड़क थी, रोड थी, उसके दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, और पेड़ों पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, दुश्मन यानी शत्रु समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, यानी उससे डर लगता कि बस इस पेड़ से टकरा जाएगी, और कोई दूसरा पेड़ आएगा तो उससे इंतजार रहता कि शायद इससे नहीं टकरा जावे। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, गोता यानी डुबकी लगा जाएगी। एकाएक यानी एकदम फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। तरकीब यानी बहुत सारे प्रयास किए पर बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय यानी बहुत ही दयनीय स्थिति में लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा यानी वृद्ध थककर बैठ गई हो, यानी जैसे कोई वृद्ध महिला थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, यानी मन में बहुत ऐसा लग रहा था कि हम कैसे बैठ गए इसमें, कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत यानी प्राणों का अंत हो गया तो बियाबान यानी जंगल, उजड़ाखंड में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि यानी होता है मृतक का कर्म या दाह संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी थी, और यानी धीरे धीरे क्या हुआ, जो बस थी उसकी जो रोशनी होती है लाइट की वो भी कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, और चांदनी में जैसे जैसे रास्ता उसको दिख रहा था वैसे वह चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी
हो जाती, यानी जैसे कि आप सामने से गाड़ी आती तो ड्राइवर उस बस को रोक लेता साइड में और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी एक टायर में पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई और बस एकदम जोर से हिली और बंद हो गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए हैं। मर गया पर टायर नहीं बदला, यानी वो मर गया पर उसने जो टायर पूरे घिस चुके थे उनको नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर चली, यानी जो हिस्सेदार था उसने दूसरा जो टायर था वो भी कैसा था, घिसा हुआ टायर था, वही बदला और वापस बस को चलता किया, यानी बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी और जो लेखक है उन्होंने अब मन में सोच लिया कि अब हम समय से पन्ना नहीं पहुंच सकते हैं। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और वह कभी भी टाइम से नहीं पहुंचेंगे, उन्होंने ऐसा सोच लिया था। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ेगी। जो बस की जो गति थी वो बहुत कम थी और पुरानी बस थी, इस कारण उन्होंने समय से और कहीं भी पहुंचने की जो उम्मीदें थी वो छोड़ दी थी और उन्हें लग रहा था कि बस जो हमारी ज़िंदगी है बस इसी बस में गुजर जाएगी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण यानी प्रस्थान करना या मरना है। प्रयाण का अर्थ होता है मरना या प्रस्थान करना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं, और लेखक को ऐसा लग रहा था कि उसकी इस पृथ्वी पर कोई भी मंजिल अब नहीं है। हमारी बेताबी तनाव अब खत्म हो गए थे, यानी जो लेखक है उसके जो मन में जो बेताबी थी, समय पर घर पहुंचने की चाह थी, वो सब उसमें ख़त्म हो गई। जो तनाव था, चिंता थी, वो भी ख़त्म हो गई थी। हम बड़े इत्मीनान से यानी शांति से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया था, यानी उन्होंने सब चिंताएं छोड़ दी और हंसी मजाक करने लग गए थे। धन्यवाद जी।